नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 6वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप गणित के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शामिल शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। यानी कि गणित में जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं, जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं, उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। भाषा क्षमता को अगर परखना होगा तो हम लोग हिंदी की कक्षा में करेंगे या फिर अंग्रेजी की कक्षा में करेंगे, यानी लैंग्वेज की कक्षा में करेंगे। गणित के पाठ्यचर्या में भाषा का परीक्षण थोड़ी करेंगे। भाषा का परीक्षण या तो आप लैंग्वेज के क्लास जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश में कर रहे होंगे। गणित का इससे कोई खास लेना देना नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, ये गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होता है। ये कह रहा है कि जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं वो औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दुकान पर गए, आपने 5 टॉफ़ी खरीदी, एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है और आपने 10 रुपया दिया, तो आपको कितने रुपए दुकानदार रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैं गतिविधि बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं प्रश्न आपको इबारती वाले प्रश्न बता रहा हूँ, वो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और दैनिक जीवन से जो कुछ भी जुड़ा होता है वो औपचारिक नहीं होता है, बल्कि अनौपचारिक होता है। यहाँ पर औपचारिक जुड़ने की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया और हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है इबारती वाले प्रश्न, जबकि ऐसा नहीं है। जब बच्चे गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखने के बाद से जब इबारती वाले प्रश्न पर आते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो वो प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चूंकि प्रश्नों को इबारती वाले प्रश्नों में पिरो करके दिया गया, इस वजह से वो कठिनाई का सामना करते हैं और विकल्प कह रहा है कि आसानी होती है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपका स्कूल के बाहर का जीवन है। आप अनौपचारिक तरीके से जो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी को शब्दों में पिरो करके आपको कक्षा में इबारती वाले प्रश्न के तौर पर दिया जाता है। यानी कि आपके दैनिक जीवन से गणित को जोड़ने की कोशिश की जाती है इबारती वाले प्रश्न शाब्दिक समस्याओं के माध्यम से, और यही इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। ध्यान से समझिएगा। पूर्व संख्या संकल्पना मतलब कि अभी तक बच्चों में संख्या यानी नंबर्स की संकल्पना नहीं बनी हुई है, अभी नंबर बच्चे नहीं जानते हैं। तो नंबर को सिखाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। देखिए, यहाँ पर गणना तो अभी होगा नहीं, क्योंकि बच्चे गिनती नहीं सीखे हैं। ये गणना नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को अभी संख्या ही नहीं पता है, तो गणना कहाँ से कर लेंगे। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि संप्लाव यानी कि स्किप गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। यहाँ पर स्किप गणना निगेटिव है। स्किप गणना का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 1, उसके बाद से दूसरा स्किप कर दीजिए, 3 बोलिए, उसके बाद से चौथा स्किप कर दीजिए, 4 बोलिए, उसके बाद से 5वां स्किप कर दीजिए, 6 बोलिए। यानी कि एक एक अंक जो है, एक एक डिजिट जो है, उसको छोड़ करके अल्टरनेट गणना की जाती है। इस सेंस में ये हुआ है। तो बच्चे को अभी संख्या का ज्ञान ही नहीं है, तो वो स्किप कहाँ कर पाएंगे। ये भी बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणना, पश्च, उल्टी गणना और वर्गीकरण, ये भी निगेटिव है, क्योंकि जब बच्चे को संख्या के बारे में पता ही नहीं है तो वो उल्टी गणना कैसे कर लेंगे। उल्टी गणना करने का मतलब कि 100, 99, 98 इस प्रकार से आप गिन रहे होते हैं, अंकों की गणना कर रहे होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकांकिक संगति। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे, देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि कई आपको वस्तुएं दी गई हैं और आपसे बोला गया कि दो दो का ग्रुप बनाइए। मान लीजिए आपको 10 कंकड़ दिए गए हैं और बोला गया कि 2-2 का ग्रुप बनाइए, तो आप 2-2 में सबको वर्गीकृत कर रहे होंगे, 10 कंकड़ों को 2-2 का ग्रुप बना रहे होंगे, यानी वर्गीकरण कर रहे होंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे इसमें अंकों की संकल्पना को सीख सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रतिमान बनाना, यानी कि एक तरीके से इमेज बनाने के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि वस्तुएं जो हैं, मान लीजिए अगर प्रत्यक्ष तौर पर कक्षा में बच्चों को कहा गया कि आप सभी
दो दो बच्चे एक साथ खड़े हो जाइए। तो ये क्या है, बच्चे इसका प्रतिमान बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, या फिर मान लीजिए उसको परिवेश से जोड़ करके बताना है तो बच्चे की पुस्तक में दो बिल्ली का चित्र बना रहेगा और उसके आगे दो लिखा रहेगा। तो ये क्या है, ये दो का इमेज यानी कि प्रतिमान बच्चे ने इस संख्या से जोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, बच्चे इसको एक तरीके से परिवेश में देखे हुए बिल्ली को और उसको प्रतिमान से जोड़ने की बात की जा रही है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये जवाब होगा। और एकाकी संगति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं बच्चे को एक सिखा रहा हूं तो एक में एक और जोड़ दिया जाए तो अगला टर्म मिल जाएगा यानी दो में फिर से एक जोड़ दिया जाए तो अगला टर्म मिल जाएगा यानी तीन। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे ये जानते हैं कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, लेकिन कैसे आता है, हम लोग एक एक उसमें जोड़ते जाते हैं, उसी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है एकाकी संगति। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं है। बोला जा रहा है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का विशेषता निम्न में से कौन नहीं है, जो निगेटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कक्षा 1 में, वो कक्षा 2 में उसके आगे का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, यानी कि जो हमने कक्षा 1 में सीखा है उसका संबंध कक्षा 2 वाले कॉन्सेप्ट से होगा। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। पदानुक्रम मतलब कि स्टेप वाइज एक कॉन्सेप्ट आपने बताया, उससे जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट आप उसके बाद बताएंगे, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट उसके बाद बताएंगे। यही बोला जाता है पदानुक्रम, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए जो कि उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव वाला हमसे प्रश्न विकल्प पूछा गया था। चौथा देखिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। प्रासंगिक कहने का मतलब कि जैसे देखिए, अगर मैं बच्चे को गिनती सिखा रहा हूँ और एक मैंने बताया तो एक के आगे मैं यहाँ पर डॉग का अगर इमेज है तो बच्चा देख करके समझ जाएगा कि एक डॉग है। इसी के बाद दो की अगर गिनती बतानी होगी बच्चों को तो दो बिल्ली का चित्र बना रहेगा और इसके आगे दो लिखा रहेगा। यानी कि ये क्या है, संदर्भ, उससे प्रसंग लेकर के ये प्रत्यक्ष चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष वो परिवेश में देखा हुआ है, इसको देख करके वो संख्याओं का ज्ञान कर सकता है। इसी को बोल रहे हैं प्रासंगिक विधि। यानी कि जो चीज़ें रिफरेंसेबल हों, जो चीज़ें वो उसको संदर्भ में जोड़ रही हो, उससे हेल्प लेकर के हमको बच्चों को बताना चाहिए। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। यानी कि ये बोला जा रहा है कि पहले बच्चों को कठिन चीज़ें बताइए फिर सरल बताइए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने जो शिक्षण विधि पढ़ी है वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यानी कि पहले बच्चों को आसान चीज़ें, ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, सहज महसूस करे, उसके बाद जटिल चीज़ें बताई जाती हैं। और विकल्प इसका उल्टा बोला जा रहा है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हस्त कौशल सामग्री यानी कि मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मैनिपुलेटिव होता क्या है। तो आप लोगों ने बच्चों के छोटे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यालयों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निकला होता है लॉक टाइप का, और अगला ब्लॉक इसी पर इस प्रकार से अंदर गड्ढा बना होता है और इसमें ये फिक्स करके बच्चे को बताया जाता है, एक के ऊपर एक ब्लॉक रख करके जोड़ की संक्रिया, गिनती की संक्रिया, अंकों का संकल्पना, ये सब चीज़ें बच्चों को बताया जा सकता है। यानी कि एक के ऊपर एक ब्लॉक को लॉक के माध्यम से फंसा करके ये चीज़ें की जाती हैं, इसी को मैनिपुलेटिव बोला जाता है। ये केवल इसी प्रकार की वर्गाकार ब्लॉक नहीं हो सकती, बल्कि अन्य कुछ भी आकृति हो सकती है जिसमें लॉक्स के माध्यम से बच्चों को बता करके जोड़ करके गणित के संकल्पनाओं को बताया जाता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये अभिन्न अंग क्यों है, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका हेल्प हम लोग गणित की संकल्पनाओं को सीखने के लिए कर रहे हैं, अन्य विषय से इसका कुछ खास लेना देना नहीं है। हिंदी में आप क्या बच्चों को ब्लॉक के माध्यम से बताएंगे, अंग्रेजी में क्या ब्लॉक के माध्यम से बताएंगे, तो ये अन्य विषय से संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब वार्षिक निरीक्षण होगा, यानी कि एक तरीके से फाइनल एग्जाम समझ लीजिए, उस दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। अब क्या आप फाइनल परीक्षा में इस प्रकार के ब्लॉक्स जोड़ करके प्राप्तांक में इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की सहायता नहीं पड़ती है क्योंकि उनका समय बचता है। अब देखिए, शिक्षक या फिर शिक्षिका का समय बचता है या फिर समय अधिक लगता है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं,
जिसमें टीचर की बात नहीं होनी चाहिए, बच्चों के कंफर्टेबल, बच्चों के सहजता की बात करनी चाहिए। टीचर के लिए आसान है या फिर मुश्किल है, ये कभी भी विकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होना चाहिए, बालक की बात होनी चाहिए ना कि टीचर की। ये टीचर की बात कर रहा है, इस वजह से हम इस पर विचार ही नहीं करेंगे, ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? अब देखिए, बच्चे को अगर बोला जाए कि एक में एक जोड़ने पर क्या होगा, तो ये मान लीजिए ब्लॉक था, इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ था, अगला ब्लॉक इसके ऊपर बच्चे को जोड़ने के लिए बोला जा सकता है, ये इसमें फिक्स हो गया लॉक के माध्यम से। अब बच्चा देखेगा कि पहले एक ब्लॉक था, एक में एक मैंने जोड़ दिया तो अब 2 ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ की संक्रिया को बच्चों को सिखाई जा सकती है, यानी कि ये गणितीय अवधारणाओं को समझने में बच्चों की हेल्प कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए 56 + 38 कक्षा 2 के छात्र ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। बच्चे से बोला गया इसको जोड़ने के लिए, उसने क्या किया, देखिए 6, 8, 14 का 4 तो लिखा, लेकिन एक हाथ में जो हासिल बचा था वो जोड़ना भूल गया और 5 + 3 सीधे उसने 8 लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक चिंतनशील गणित के अध्यापक के नाते छात्र के उस उत्तर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि छात्र को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच कर ले। हो सकता है कि बच्चे को हासिल वाला जोड़ अभी ना आता हो, और अगर आप उसको बार बार चेक करने के लिए बोलेंगे तो अगर उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो वह कितना भी जांच कर ले, इसका उत्तर सही नहीं निकाल पाएगा। यानी कि ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को हासिल वाला जोड़ आता ही ना हो, सिंपल वाला जोड़ केवल बच्चे जानते हो, इस वजह से ये गलती कर रहे हो। तो पहला निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है और वह समकक्षी से उत्तर पर परामर्श ले। अब मान लीजिए कि बच्चों को आपने केवल बता दिया कि तुम्हारा उत्तर सही नहीं है और बगल वाले से आप परामर्श ले, तो बगल वाला उसका समकक्षी है, वो भी उसी लेवल से गुजर रहा है जिससे वो जिसको समस्या हो रही है, बच्चा उस लेवल से गुजर रहा है, यानी दोनों एक ही लेवल पर हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप बगल वाला उसको बता देगा तो उसको समझ में आएगा। एज ए टीचर आपका रोल है कि आप बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ पर अगर आप केवल बच्चे को बता रहे हैं कि आपका उत्तर सही नहीं है तो ये थोड़ा संकुचित है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बगल वाले पड़ोसी छात्र से इस प्रकार का परामर्श लेने के लिए कहेंगे तो बच्चा फिर भी कंफर्टेबली समझ नहीं पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बगल वाले बच्चे को भी ना आए, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रश्न की तरह अभ्यास करे। देखिए, जब भी आप पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास दिए गए रहते हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए गए रहते हैं, उसके आधार पर जब बच्चा प्रश्नों को सॉल्व करता है तो उससे उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। वो क्या करता है कि हूबहू जैसे स्टेप्स उसमें लिखे गए रहते हैं, हूबहू स्टेप्स के माध्यम से वो उत्तर निकाल देता है। तो वो अनुकरण है। देखिए, अनुकरण और अधिगम में बहुत अंतर है। अनुकरण क्या होता है कि किसी को हूबहू देख करके हमने सीख लिया, जैसे कि आपने भाषा को जो अर्जित किया था वो अनुकरण करके किया था, तो भाषा में ग्रामर का रूल आपको नहीं पता होगा अनुकरण करने में। इसी प्रकार से गणित में जब आप अभ्यास के माध्यम से अनुकरण करके सीखते हैं तो आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप चीज़ों को बस देख करके हूबहू उसी स्टेप्स के माध्यम से उत्तर केवल निकाल रहे हैं। तो ये एक तरीके से बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव सेंस में है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देते हुए पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्रों के लिए सरल करना। देखिए, यही मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि बच्चे को हासिल वाले प्रश्न ना आता हो, तो यहाँ से जो पहले 6 में 8 जोड़ा तो यहाँ पर 14 बना। अब यहाँ पर 14 में 4 इकाई है, तो इकाई वाला अंक हमने लिख लिया और एक जो था वो दहाई था, इसलिए दहाई वाले अंक में जाकर के ये जुड़ेगा। जैसे कि देखिए, एक क्या है, ये 4 इकाई हो गया और एक दहाई हो गया, तो इधर से देखेंगे तो 56 में 6 इकाई है और 5 दहाई है, तो जब ये दहाई वाला अंक था तो दहाई वाले में ही तो जाकर के जुड़ेगा हासिल के तौर पर। ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे को क्लियर ही नहीं था। तो सबसे पहले एज ए टीचर आप बच्चे को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पुनः समूहीकरण यानी प्रत्यक्ष तौर पर बच्चों को दिखा करके, उसके बाद से इस अवधारणा के बाद से छात्रों को कंफर्टेबली समझने में मदद करेंगे। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है, तो आपने देखा होगा कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की पुस्तक नहीं है, ईवीएस की पुस्तक गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाती है, और इसी प्रकार से गणित को किस सब्जेक्ट से एकीकृत करना चाहिए उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए, ये एनसीएफ नहीं कहता है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभव के साथ एकीकृत होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। एनसीएफ 2005 इसकी पैरवी करता है। कैसे? अभी हमने देखा पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बच्चों को आप बोल रहे हैं कि एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है और 5 टॉफ़ी आपने खरीदा, 10 रुपये आपने दिया, दुकानदार आपको कितने रुपये रिटर्न करेगा? तो बच्चा कभी ना कभी अपने परिवेश में दुकान पर इस प्रकार से टॉफ़ी खरीदने गया होगा। तो ये क्या है? उसके विद्यालय के बाहर का जीवन हो गया। और विद्यालय में जो चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं वो औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं, यानी कि जो गणित बच्चा सीखता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से सीखता है। इस वजह से जरूरी ये है कि कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभव को एकीकृत किया जाए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन और भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जैसे देखिए, बच्चे को गिनती सिखाना, एक अगर बताना है तो एक सिखाने के लिए बच्चे को आप उसके परिवेश से जोड़ करके किसी जानवर का इमेज दीजिए। मान लीजिए ये बिल्ली है, तो बच्चा अब बिल्ली अपने परिवेश में देखा हुआ है। परिवेश क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अध्ययन हो गया। यानी कि ये पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से उसको बच्चे को गिनती का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, एक बताया जा रहा है। तो ये पर्यावरण अध्ययन से एकीकृत हो गया। इसी प्रकार से भाषा से जोड़ने की बात की जा रही है। भाषा से कैसे? जैसे देखिए, जब बच्चे को हम लोग कहानी सिखाते हैं, कहानी सुनाते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि देखिए, एक समय एक भालू था, उसका एक मित्र था, दोनों मिल करके मेला घूमने गए। तो अब यहाँ पर पहले एक गिनती बच्चे को बताया गया कि एक भालू था और दोनों मिल करके, एक उसका मित्र था तो एक मित्र मिल करके, दोनों मिल करके, यानी दो का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि गणितीय संकल्पनाएं जो है वो भाषा के माध्यम से भी, कहानी के माध्यम से भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। यानी कि गणित जो है वो ईवीएस के साथ साथ भाषा के साथ एकीकृत करने की पैरवी करता है एनसीएफ 2005। तो तीसरा भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, कक्षा 1 में जो बच्चा गणित के अंदर पढ़ रहा है, गणित का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कक्षा 2 में जब जाएगा तो उसका उपयोग तो करेगा ही करेगा। यानी कि अगले साल जो गणित वो पढ़ने वाला है उसका आधार बनाया जा रहा है कक्षा 1 में। और यही कहा जा रहा है, विकल्प ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में देखिए, केवल बी और सी वाला इसका सही जवाब है। यानी कि दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बी और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन यानी कि कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? तो ये जियोजेब्रा है। जियोजेब्रा एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि कौन सा दिए गए विकल्प में कौन सा गणितीय सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जियोजेब्रा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? ध्यान से समझिएगा। पहले विकल्प की बात करेंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाकी संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना के लिए कहना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थ यानी कि मूर्त अवस्था में बच्चे देख रहे हैं। पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, ईंटा, कंकड़, पत्थर, माचिस की डिब्बी, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए बच्चे को 1 से 9 तक की गिनती सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे आप? सबसे पहले मान लीजिए एक कंकड़ मैंने दिया, उसके बाद से एक और कंकड़ मैंने दे दिया। तो यहाँ पर एकाकी नियम आपसे बोला गया था, एकाकी नियम यानी कि 1 में 1 जोड़ देंगे तो अगला टर्म उसे 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2 हमें मिल गया, यानी 2 कंकड़ पहले से था, 2 कंकड़ हमारे पास पहले से, अब उसमें एक कंकड़ और मैं जोड़ दूंगा, यानी एकाकी नियम से वो अगला टर्म आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर पदार्थों को देख करके, मूर्त अवस्था में देख करके और एकाकी संगति का उपयोग करके गणना सीख सकते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए 10 कंकड़ हमारे पास है, इस पॉट में 10 कंकड़ मान लीजिए हमारे पास है, और आपसे बोला गया कि मैं आपको बोलूँ कि 5 संख्या मैं आपको दे दिया। अब बच्चों से कहिए कि 5 संख्या को इसमें से एकत्रित करिए। तो बच्चे 10 कंकड़ में से 5 कंकड़ को बाहर निकाल करके इस प्रकार से एकत्रित कर रहे होंगे। तो इससे भी बच्चों में संख्याओं के कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे मूर्त अवस्था में कंकड़ों को एकत्रित कर रहे होंगे गतिविधि के माध्यम से। इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ले-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो संरचनात्मक तौर पर अपने ज्ञान की रचना कर रहा होता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्याओं को क्रम से दोहराना जब तक कि छात्र उन्हें स्मरण नहीं कर ले। स्मरण करना, याद करना, रटना, जहां भी आपको दिख गया अब आपको सोचना ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी उत्तर नहीं होगा। एनसीएफ 2005 रटने को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने को हतोत्साहित करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि केवल ए और बी वाला हमारा विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कक्षा
परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए। दो छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। पहला छात्र जो है, जो मान लीजिए छात्र ए है, उसने कैसे आंसर निकाला? 23% ऑफ 2%, 200 का 23% निकालने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ पर देखिए 23% ऑफ 100 प्लस 100, 200 को 100 प्लस 100 कर दिया और 100 का 23% उसने 23 निकाल लिया और 100 का 23% 23 निकाल लिया। और उसके बाद से क्या किया कि 23 को दो भाग में जो तोड़ दिया, पहला 20 और प्लस 3 और दूसरे 23 को उसने 20 प्लस 3 कर दिया। इस प्रकार से 46 उसने उत्तर निकाला। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये विधि, जिस भी विधि से बच्चे ने किया है, उत्तर बिल्कुल सही निकाला है। इसी प्रकार से दूसरा जो छात्र था बी, उसने क्या किया है कि 23% 200 का निकालने के लिए जो एक्चुअल औपचारिक विधि है उसके माध्यम से उसने निकाला और इसका भी उत्तर बिल्कुल सही आया, 46 आया है। इसी को ध्यान में रख करके अब आपको उत्तर देना दिया गया है। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बात करेंगे, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है अध्यापिका दोनों उत्तरों को स्वीकार करती है किंतु छात्र ए को अनौपचारिक कलन विधि के उपयोग से बचने के लिए निर्देश देती है। यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ही ये कहता है कि गणित को बच्चे के विद्यालय से बाहर उसके परिवेश से जोड़ना चाहिए। यानी बाहर का परिवेश अनौपचारिक विधि है, अनौपचारिक कलन विधि है। बच्चे दुकान पर खरीदारी करने गए थे टॉफ़ी का, तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है वो अनौपचारिक तरीके से, बच्चा पेपर पेंसिल लेकर के नहीं जा रहा है कि मैंने 5 टॉफ़ी लिया, एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है, 10 रुपये मैंने दिए तो कितना रुपये रिटर्न होगा। वो बच्चा मन में कैलकुलेट कर रहा होता है अनौपचारिक विधि के माध्यम से। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा अगर परीक्षा में या फिर क्लास में अनौपचारिक विधि का प्रयोग कर रहा है तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता और उसको औपचारिक विधि के लिए निर्देशित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप उसको प्रेशर डालेंगे कि आप इसी विधि से करिए तो बच्चा डम्ब हो जाएगा, धीरे धीरे वो एक तरीके से मौलिक विचार अपने अंदर सोचेगा नहीं। ठीक है, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि अध्यापिका छात्र ए को 0 अंक देंगी और उसे प्रश्न दोबारा से कक्षा में सिखाई गई कलन विधि से करने का निर्देश देती है। यह भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 अनौपचारिक को भी उतना ही तवज्जो देता है जितना कि औपचारिक विधि को, क्योंकि एनसीएफ 2005 एक तरीके से बाहर के परिवेश से जोड़ करके गणित सिखाने की बात करता है। तो ये विकल्प कह रहा है कि ए वाला छात्र जो कि अनौपचारिक विधि से प्रश्न को सॉल्व किया था उसको 0 अंक देने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि क्योंकि छात्र ए ने सही कलन विधि अपनाई है, अध्यापिका ने बी को पूरे अंक दिए और छात्र ए को 0 अंक दिए। अब यहाँ पर भी छात्र ए को 0 अंक दिया जा रहा है, तो इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा, वो अपने नए तरीके से नए मौलिक विचार को सोचेगा ही नहीं। तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं की कलन विधि से प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंग है। यही मैं बोल रहा था कि एनसीएफ 2005 ये मानता है कि बच्चे को गणित में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों से अवगत कराया जाए ताकि बच्चा कंफर्टेबली अपने परिवेश से भी गणित को सीख पाए, और यही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवधारणा समरूपता जिसे सिमेट्री बोलते हैं का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराएं, जैसे कि आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना है, जिससे, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग बच्चों की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कोई बालक दृष्टिबाधित है जो चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तो प्रत्यक्ष तौर पर छू करके, स्पर्श करके वो महसूस कर सकता है कि ये पर्टिकुलर वस्तु सिमेट्री यानी कि इसमें समरूपता है या नहीं। अब मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, तो एज ए टीचर अगर आप उसको बोल करके निर्देश दे रहे हैं तो वो सुन नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप उसको वीडियो क्लिप के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा आकृतियों को, चित्रों को दिखा करके अगर बताएंगे तो वो विजुअली उसको देख पाएगा जो सुन नहीं सकता था बालक, तो उसके लिए ये कंफर्टेबल होगा। और मान लीजिए इसी प्रकार से कोई गणितीय क्षमता से जूझ रहा हो तो उसके लिए अलग विधि का प्रयोग टीचर ने किया है, ताकि सभी बच्चे, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, तो सभी बच्चे कंफर्टेबली उस कॉन्सेप्ट, उस सिमेट्री, उस समरूपता, संप्रत्यय को समझ पाएँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अलग अलग वे में टीचर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सभी बच्चों के लिए एक तरीके से सहजता अनुभव कराने के लिए टीचर ने ऐसा किया है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले इसलिए ऐसा किया गया, ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले। देखिए मंदबुद्धि, अगर मान लीजिए कोई मंदबुद्धि बालक भी है तो आप उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तुम मंदबुद्धि हो। आपकी एज ए टीचर आप सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है। तो यहाँ पर केवल मंदबुद्धि बच्चे की बात नहीं की जा रही है, बच्चा जो दृष्टिबाधित था उसके लिए भी तो कंप्यूटर से संबंधित आकृतियाँ दिखाई जा रही हैं, विजुअल क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे का अगर
ईयर खराब है, कान खराब है, आँख खराब है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका दिमाग भी खराब होगा। बच्चे का इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला जो डिवाइस है वो खराब है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होगा। तो ये कहना कि मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि मंदबुद्धि के साथ साथ सभी बालकों को समाहित करने की बात की जा रही है, जो दृष्टिबाधित भी है, जो श्रवण बाधित भी है, जो एक तरीके से अधिगम अक्षमता से भी जूझ रहा है, जो शारीरिक अक्षमता से भी जूझ रहा था। तो मंदबुद्धि केवल कहना ये संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, तो यहाँ पर केवल प्रतिभाशाली की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी को समाहित किया जाता है, ना सिर्फ प्रतिभाशाली को। तो ये भी संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं की सहायता का प्रबंध हो जाए। अब देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं में सभी बच्चे आ गए, जिसमें से आपके शारीरिक अक्षमता से भी जूझ रहे बालक आ गए, मंदबुद्धि बालक भी आ गया, प्रतिभाशाली बालक भी आ गया और सामान्य बालक भी आ गया। तो सबके लिए प्रबंध किया गया है टीचर के द्वारा, ताकि सभी बच्चे आसानी से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।